रहा है ईरान पे, एंड ये बताया जा रहा है कि उन्होंने जो इक्विपमेंट यूज़ करा है, जो फाइटर मशीन यूज़ की है B2 बॉम्बर्स, वो बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है, नॉन ट्रेसेबल है, ट्रैक नहीं किया, तो वाकई में बहुत ज़बरदस्त मूव है क्या वो इक्विपमेंट? या जो B2 बॉम्बर्स है ना, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब आपको थोड़ा सा ये आश्चर्य होगा ये जान के कि जो B2 बॉम्बर का जो जेनेसिस है ना, जो एक आइडिया था, जो आइडिया पनपा था, वो पनपा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जो नॉर्थरूप, जो इसके जो मालिक थे, जिस कंपनी ने ये B2 बॉम्बर्स बनाया, उसके जो मालिक जो हैं, उन्होंने ये आइडिया सोचा था कि यार जो हम क्यों ना ऐसा कुछ डिज़ाइन करें किसी एयरक्राफ्ट में जिसमें जो एक्सपोज पॉइंट्स हैं, एक्सपोज पॉइंट्स मतलब उसके टायर्स एंड इंजन्स, वो कितने से कम एक्सपोज हों एंड वो कम से कम रडार के कवरेज में आए। इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप जो फ्लाई हुआ था वो 1978 में फ्लाई हुआ था। इसने फर्स्ट टाइम जो पार्टिसिपेट किया था वो किया था कोसोवो वॉर में इन 1987। ओके। B2 बॉम्बर ने, एंड एक्चुअल में इस इनको बनाया इसलिए गया था कि एक समय ऐसा आ गया था कि जब ये कोल्ड वॉर चल रहा था बिटवीन सोवियत यूनियन एंड अमेरिका, तो ये था कि ऐसा कोई जहाज़ होना चाहिए जो कि अनडिटेक्टेड जा सके सोवियत यूनियन में, जहां इनको ड्रॉप करना पड़े अगर न्यूक्लियर आर्सेनल या कन्वेंशनल आर्सेनल, तो ये ड्रॉप करके अनडिटेक्टेड वापस आ सके। तो उस थॉट प्रोसेस से B2 बॉम्बर का डिज़ाइन किया गया। एंड अभी जो इन्होंने फूडो में, जो ईरान में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वहाँ पे जो बॉम्बिंग करी, उसमें Tu-154 बॉम्ब्स यूज़ करें। एक बॉम्ब का जो वेट है वो है 13,000 kgs, सिंगल बॉम्ब। क्रेजी। एंड जस्ट इमेजिन वो 15 किलोमीटर्स हाइट, अप्रॉक्सीमेटली हाइट ऑफ 50,000 फीट से अगर 13,000 kgs का कोई बॉम्ब गिरेगा जो कि वर्टिकल गिर रहा है, पिन पॉइंट करके गिर रहा है उस जगह पे, वो पेनिट्रेट कर सकता है ऑलमोस्ट 200 to 250 मीटर्स। जब वो फोडो में जब उन्होंने ये बम्बार्डमेंट की तो उस शहर के आसपास अर्थक्वेक के झटके महसूस हुए, इतना लीथल है वो। एंड इसका एक एडवांस वर्जन B21 बॉम्बर भी मेकिंग में है, जो कि एक्सपेक्टेड है 2032 तक वो US एयरफोर्स जो है उसे अपने उसमें इंडक्ट करेगी। बट करंटली सर कह सकते हैं कि US एयरफोर्स अभी नंबर 1 पे है विद ऑल द मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। अगर हम मशीन की बात करें तो यस, US इज़ नंबर 1। और जो ऑफिसर्स की बात अगर की जाए, वो किस कंट्री के बेस्ट हैं, मतलब इंडिया के अलावा? इंडिया के अलावा एज एन अगर इस तरह से बात की जाए तो इवन द रशियंस आर गुड, इवन द इजरायली पायलट्स जो हैं उनका एक स्किल जो है वो, क्योंकि इजरायली पायलट्स ने काफ़ी वॉर्स में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो दे आर आल्सो रियली गुड। एंड द अमेरिकन पायलट्स नो डाउट दे आर गुड। मतलब जो कंट्रीज़ अपनी ट्रेनिंग पे खर्च करते हैं, ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनका वॉर सिनेरियो में उनका जो परफॉर्मेंस है वो दूसरों के बनस्पत अलग दिखाई देता है। सर आपके हिसाब से इंडिया क्या इनफ स्पेंड कर रहा है अपने डिफेंस पे, जितना होना चाहिए आइडियली? जैसे हम कह रहे हैं कि भाई हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम विश्व गुरु हैं, हम बहुत बड़ी कंट्री इमर्ज करेंगे, सुपर पावर बनेंगे, तो क्या उस तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी डिफेंस इक्विपमेंट्स पे तीनों फोर्सेस की मिला के हो रही है? सी शुभम, हमारा ना हमेशा से कंट्री का थोड़ा सा आई वुड से ये दुर्भाग्य रहा है कि हम हमेशा से ना रिएक्टिव रहे हैं। जब कुछ इंसिडेंट हो जाता है उसके रिएक्शन में हम चीज़ें स्टार्ट करते हैं, बट ऑफ लेट फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स हुआ ये है कि हमने थोड़ा प्रोएक्टिवनेस दिखाई है। इवन इस बार 15 अगस्त के भाषण में प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि हमें एनी हाउ हमें 5th जनरेशन जो फाइटर जेट है हमें उसे जल्दी से जल्दी बनाना है। उसका जो इंजन है जिसकी वजह से हम वो थोड़ा सा प्रोग्राम जो है वो डिले चल रहा है, हमें वो किसी भी तरीके से करके उस चीज़ को ओवरकम करना है।
तो वो जो रिएक्टिवनेस है अब धीरे धीरे प्रोएक्टिवनेस में बदलती नज़र आ रही है। दूसरा कंस्ट्रेंट जो हिंदुस्तान के लिए है और हिंदुस्तान की लीडरशिप के लिए वो ये है कि जब तुम्हें चांद पे पहुंचना है, जब तुम्हें स्पेस मिशन पे जाना है, जब तुम्हें अपनी जो आर्म फोर्सेस है उनको एडवांस करना है, बहुत ज़्यादा एडवांस करना है, एट द सेम टाइम आपको 85 करोड़ लोगों को फ्री राशन भी देना है जी। तो कंट्री लाइक इंडिया हमें बैलेंस करके चीज़ें चलनी पड़ेंगी। हम ये नहीं कर सकते कि हम आँख बंद करके सिर्फ डिफेंस पे खर्चा करने लगे या आंख बंद करके डिफेंस को नेग्लेक्ट करते रहें। हमें एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा जो ऑफ लेट हमारी जो लीडरशिप है उसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है एंड हम प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रहे हैं उस पर उन चीज़ों में। पर सर जैसे अभी पायलट्स की बात हो रही थी, तो आपके करियर में कोई ऐसा पायलट जिसकी स्किल आपको बहुत अच्छी लगती हो या कुछ ऐसा हो जो वो यूनिकली करते हो, ऐसा कोई है? विंग कमांडर अभिनंदन, मतलब अगर हम बिकॉज मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हर कोई उनको जानता है, ही इज़ अ नेशनल हीरो। अब जस्ट इमेजिन एक मिग-21 जहाज़ से एक उस टाइम के 2019 के तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट F-16 को उन्होंने मार गिराया। तो ये पॉसिबल क्यों हुआ? ये पॉसिबल था ओनली बिकॉज ऑफ हिज फ्लाइंग स्किल्स। इट इज़ समथिंग लाइक कि आपके सामने एक AK-47 खड़ा हुआ एक बंदा था और आपने रिवॉल्वर से उस बंदे को ओवर पार करके उसको मार दिया। सर जैसे अभी हम बात कर रहे थे क्या हमारी गवर्नमेंट इतना स्पेंड कर रही है फोर्सेस के लिए, तो जैसे अगर राफेल की बात की जाए वो 6 से 7 बिलियन डॉलर का एक फाइटर जेट आता है, बट जैसे आपने बोला कि 5th जनरेशन फाइटर की भी इंडिया प्लान कर रही है, तो वो कितनी कॉस्टिंग होती है आपको पता, कुछ आइडिया है? दीपक हमारा ना थोड़ा सा ये है कि हमारे साथ जो है ना हम अपने ऊपर एक ना अननेसेसरीली प्रेशर ले लेते हैं कि हमें कुछ भी चीज़ बनानी है वो हमें सस्ते में बनानी है, कम से कम बजट में बनानी है। हम इस चीज़ को कुछ हद तक ये चीज़ ठीक है, बट कुछ हद तक हमें ये माइंडसेट जो है इसे ओवरकम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन, जो कावेरी इंजन जो है ना जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, कावेरी इंजन जब से ये आइडिया ने जन्म लिया से लेके आज तक हमने कावेरी इंजन की डेवलपमेंट के लिए, जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का जो इंजन है उसकी डेवलपमेंट के लिए मात्र 5,000 करोड़ खर्च किए हैं। ओके ठीक है। एंड अब मैं इसका पैरेलली आपको एग्जांपल देता हूँ। चाइना ने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के इंजन के लिए जो उनका जो खर्चा है वो है 50,000 करोड़ सिर्फ रिसर्च में। ओके तो हमें थोड़ा सा इस माइंडसेट से रिसर्च में इतना पैसा लगा दे रहे हैं, रिसर्च में ऑलरेडी लगा चुके हैं। यहाँ पे अगर राफेल को अगर हम INR में करें तो 60 से 70 हज़ार करोड़ का पड़ता है, और वो फाइटर जेट की रिसर्च पे इतना पैसा लगा दे रहे हैं। वो रिसर्च में इतना ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो हमें इस माइंडसेट से ना थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा कि हमने जी इतने बजट में हमने चंद्रयान भेज दिया, इतने बजट में हमने फाइटर जेट बना लिया। इस माइंडसेट से धीरे धीरे हमें ओवरकम करना पड़ेगा। हम इन बातों में अपनी शान समझते हैं, बट ये चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही हैं एंड होपफुली। अच्छा सर, आपका इस चीज़ पे क्या टेक है? जैसे अभी आजकल ये मुद्दा बहुत उठ रहा था कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ क्रिकेट का, सिंगर्स कोलैब कर रहे हैं आपस में, और हमारी एक तरफ से उनके साथ वॉर भी है, हमें पता है भाई हमारे दुश्मन ही है। तो आपका इस चीज़ पे क्या टेक है कि ये गेम्स या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए या फिर होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, कि हमें पता है भाई एनिमी है तो हम क्यों ऐसे कोलैबोरेट करें उनके साथ? जहाँ पे बात आती है बायलैटरल इवेंट्स की, बायलैटरल गेम्स की, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान एंड इंडिया इन्वॉल्व है, वो तो इट शुड बी अ स्ट्रिक्ट नो, जो कि इंडियन गवर्नमेंट एंड लीडरशिप वो चीज़ फॉलो भी कर रही है। नाउ अगर अब बात आती है कि फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप, अब वर्ल्ड कप हो रहा है तो वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली पाकिस्तान एज अ मेंबर नेशन वो उसका पार्ट होगा, उस चीज़ से आप बच नहीं सकते। बट जहाँ तक बात आए एज एन जैसे था इससे पहले हुआ करता था कि बहुत सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। हम बायलैटरल सीरीज़ भी खेलते थे कुछ साल पहले तक, वो हमने बिल्कुल ये भी ख़त्म कर दिया है। ठीक।
तो व्हाट आई फील कि जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उसमें अगर दूसरा हमारा कंट्री जो एनिमी कंट्री नेशन जो है उसका पार्ट है तो जस्ट टू बैड, वो हम क्या कर सकते हैं उनको उस वक्त खेल के मैदान पे जिस तरह का बिफिटिंग रिप्लाई दे सकें हम वो दें, एंड वो हम दे रहे हैं। हाथ ना मिला के और हरा यस के। एग्जैक्टली सर बीच में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने भी बोला था कि यार अगर ये इंडिया के कप्तान इतना बोल ही रहे हैं कि हमने हाथ नहीं मिलाया या फिर हम लोग उनको स्लेजिंग कर रहे हैं सम सॉर्ट ऑफ, तो तुम अपनी जितना पैसा कमाया सारा कुछ तुम विक्टिम्स को क्यों नहीं दे देते। तो ये हमारे कैप्टन ने किया भी था। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सही चीज़ करी मतलब हमारे इंडियन कैप्टन। बिल्कुल इसमें देयर इज नो डाउट। सर आपके हिसाब से फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर क्या होने वाला है, क्योंकि इतना टेक आ गया है, इतना एआई आ गया है, इतना इंटेल आ गया है। अब ऐसा कह रहे हैं कि जैसे हमने भी करा कि बॉर्डर पार करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Yes, exactly. और बहुत ज़्यादा साइबर अटैक्स और वैसी स्ट्रैटेजीज भी आ रही हैं। तो आपको लग रहा है कि एक्चुअली डिफेंस उतना ज़्यादा यूज़ होगा फ्यूचर वॉरफेयर में, या ये सिर्फ और सिर्फ हमारे फ़ोन्स और यहीं से कंट्रोल हो जाएगी वॉर्स? सिर्फ डिफेंस तो हमेशा यूज़ होगा, बस डिफेंस का जो तरीका है, जो वेपन है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता रहता है, इवॉल्व होता रहता है। आपको अपने को अपडेट करना पड़ेगा उस करंट वेपन के साथ, एंड सोच रखनी पड़ेगी कि आगे ये किस तरह से इवॉल्व होगा, मैं आगे की अपनी तैयारी कैसे करूं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्टडीज़ हैं कि जो यूएस है वो स्पेस में डॉग फाइट्स सिमुलेट कर रहा है। स्पेस में डॉग फाइट्स कैसे? डॉग फाइट्स मतलब टू फाइटर जेट्स फाइटिंग विद ईच अदर इन दी स्पेस मतलब सी एटमॉस्फेयर का एक ना फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से लेके या सी लेवल, आप बोलें सी लेवल से लेके अप्रॉक्सीमेटली 80 to 100 किलोमीटर्स इज़ द एयर डोमेन। उसके बाद आ जाता है स्पेस, सो कॉल्ड स्पेस, जो कि कंटिन्यूएशन है ऑफ दैट एटमॉस्फेयर ओनली। तो उस हाइट पे जाके आपकी सैटेलाइट्स आपस में फाइट करें, है ना, दो मुल्कों के सैटेलाइट्स एंड आपके स्पेस क्राफ्ट्स आपस में फाइट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें सिमुलेट हो रही हैं। तो जो फ्यूचर जो वॉर्स होंगे वो ऑब्वियसली इवॉल्व होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऑपरेशन सिंदूर था या इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट। नाउ जस्ट इमेजिन द डिस्टेंस बिटवीन द इजराइल एंड ईरान, करेक्ट, कितने हज़ार किलोमीटर डिस्टेंस है। नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, जिसमें आप एनिमी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे ही नहीं। तो ये हाइब्रिड वॉरफेयर बोलें या नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर बोलें, ये फर्दर इवॉल्व होगा। अब हम क्वांटम्स की बात कर रहे हैं ना, क्वांटम में एक लैब, इसका शायद आई गेस 2-3 महीने पहले अपने ऑनरेबल रक्षा मंत्री ने उसका इनाग्रेशन किया। तो हम अब सिंस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है कि ऐसे फाइटर्स बनाए जाएं, ऐसे एयरक्राफ्ट्स बनाए जाएं जो कि डिटेक्ट ही ना हो पाएँ रडार्स से, तो ऐसी रडार्स भी बनाई जा रही हैं जिसमें माइन्यूट से माइन्यूट भी अगर आरसीएस होगा एयरक्राफ्ट का तो वो डिटेक्ट किया जा सके। तो जब कोई डिस्कवरी होती है, जब कोई, तो उसका जो काउंटर भी एट द सेम टाइम होना शुरू हो जाता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।